बंधुओं नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लगातार समास पर बात कर रहे हैं और आज भी समास पर बात करेंगे। आज का समास बहुत सरल है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को बात जब करते हैं तो एक किस्सा याद आता है। बहुत पहले सुरेंद्र शर्मा की एक कविता सुनी थी, जो हास्य के बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि पति पत्नी ऐसे गाड़ी के दो पहिए हैं जिनको साथ साथ चलना चाहिए। तो वो अपनी पत्नी पर खुद ही व्यंग्य करते हैं। तो मैं बोला मेरा जो पहिया है वो तो ट्रैक्टर का है और जो पत्नी का पहिया है वो साइकिल का है। तो ये गाड़ी कैसे चलेगी और चलेगी तो कहाँ तक पहुँच पाएगी। तो मित्रों, जब पहिया ट्रैक्टर और साइकिल का है तब तो हमारा द्वंद्व समास नहीं होगा। परंतु जब पहिए दोनों साइकिल के होंगे या दोनों ट्रैक्टर के होंगे तब हमारा द्वंद्व समास बनेगा। अर्थात इसमें दोनों पदों की बराबरी जरूरी है। दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही मुख्य रहते हैं, एक दूसरे पर कोई आश्रित नहीं है। जैसे हम बोलते हैं माता पिता, विग्रह करेंगे माता और पिता। अब न इसमें माता कम है और न पिता कम है। हम बोलते हैं लड़के लड़कियां, न लड़के कमज़ोर है न लड़कियां कमज़ोर है, कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। जब दोनों पद अपने आप में प्रधान हो और तब उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व का आपने और भी अर्थ सुना होगा। जैसे द्वंद्व युद्ध होता है, तो द्वंद्व युद्ध होता है तब दोनों बराबरी होती है, एक दूसरे पे ऊंचा नीचा कभी द्वंद्व नहीं होता। जैसे आपने खेल में देखा होगा कि ये 50 किलोग्राम में खेलेंगे, ये 55 किलोग्राम में खेलेंगे, ये 60 किलोग्राम में खेलेंगे। तो जब खेल की आपसी प्रतिस्पर्धा होती है उसमें भी द्वंद्व में यह रखा जाता है कि दोनों का एक जैसा वजन हो। तो जब दोनों पद प्रधान हो, दोनों की अर्थ गंभीरता मुख्य हो, तो वहाँ होता है द्वंद्व समास। इसको ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे, दोनों ही पद प्रधान और दोनों ही पद जो है वो एक समूह का बोध कराएंगे। इन दो बातें याद रख लो कि दोनों ही पद प्रधान और दोनों ही पद समूह का बोध कराएंगे। जैसे हमने बोला राजा रानी, तो राजा ये तो है समास, राजा रानी। हम विग्रह करेंगे तो राजा और रानी कर सकते हैं और राजा तथा रानी कर सकते हैं। तो अब जब राजा रानी का हम जिक्र करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ राजा और रानी के समूह का बोध हो रहा है। जैसे हम करेंगे जीवन मरण, तो जीवन या मरण का बोध कर रहे हैं, मतलब एक समूह का बोध कर रहे हैं। तो एक तरह से ये पूरा जो दोनों पद मिलेंगे, दोनों का अर्थ प्रधान होगा और दोनों की जो सामूहिकता का बोध होगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान से नोट कर लें और अपनी नोटबुक में लिख लें कि दोनों पद प्रधान और दोनों मिलकर के एक समूह का बोध करवाते हैं। जैसे हमने कर्मधारय में विशेषण विशेष्य की बात की थी, अव्यय भाव में अव्यय की बात की थी, तत्पुरुष में वो विभक्तियों के लोप की बात की। तो यहाँ जो मुख्य बात क्या है कि पदों की प्रधानता और समूह का बोध। तो अब जब हम इसका जो विग्रह करते हैं तो विग्रह वही होता है जो समास से पूर्व में लोप करके बनाया जाता है। जैसे तथा, एवं, व, और, या, इत्यादि, आदि, अथवा, इनका लोप करके समास बनता है। और जब विग्रह करेंगे तो पुनः ये उपस्थित हो जाएंगे। तो परीक्षा में आपको सरल सा बात है कि ये अगर विग्रह में मिलते हैं तो वहाँ
द्वंद्व समास है, और विग्रह के दौरान इनकी उपस्थिति आपको प्रतीत होती है, तो इसका मतलब यहां द्वंद्व समास है। अब देखिए कैसे एक ही शब्द से अलग अलग समास बन जाते हैं। जैसे हमने यहां एक शब्द बना जन्म, तो अब जन्म के आगे जन्मानुसार लगा दे, जन्म धन अनुसार। यहां संधि भी है, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो अब ये जन्म के अनुसार, तो यहां हो गया अव्ययीभाव समास, अनुसार शब्द लग गया क्योंकि अव्यय होता है अनुसार। अब यहां जन्म के आगे लगा दो जन्म तिथि, इसको साथ लिख सकते हैं, ये ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो जन्म की तिथि कौन सा समास हुआ? का की के में संबंध तत्पुरुष। जन्म दिवस, जन्म का दिवस तत्पुरुष समास। अब ये जन्मांध, ये संधि भी है, जन्म धन अंध, और समास कौन सा हुआ? अलग करने का भाव किस में आता है? अपादान। तो अपादान तत्पुरुष। हालांकि परीक्षा में आपको तत्पुरुष लिखना है, वो समझाने के लिए करूं। देखो एक ही शब्द जन्म के अनुसार लग गया तो अव्ययीभाव समास, जन्म तिथि आ गया तो तत्पुरुष समास में वो समान तत्पुरुष, और जन्मांत आ गया तो अपादान तत्पुरुष। अब ये जन्म मरण आ जाए तो हमारे कहते हैं कि जैसे कई बार बात होती है कि ये जमीन की लड़ाई क्या है, तो ये जमीन की लड़ाई हमारे जन्म मरण का प्रश्न है, जन्म या मरण का प्रश्न है, या मरेंगे या जन्म मरण का मतलब जो हमारा जन्म हुआ है वो इस मिट्टी के लिए हुआ है, तो जन्म या मरण का प्रश्न है। तो यहाँ या लग रहे तो कौन सा समास बन जाएगा? ये द्वंद्व समास। तो एक ही देखो जन्म धर्म सब जगह, आगे थोड़ा सा पद परिवर्तित होते ही उसके समास में अंतर आ गया। तो पहले भी मैंने जिक्र किया है कि जैसे भी अर्थ का परिवर्तन आएगा समास का परिवर्तन आ जाएगा। तो विग्रह को आप ढंग से समझ लेंगे तो आप आसानी से समास की पहचान कर सकेंगे। तो ये द्वंद्व समास। तो अब जब विग्रह करते हैं उसी के अनुसार इस द्वंद्व समास की जो अलग अलग रूप बनते हैं। जो पहला द्वंद्व समास है वो है इतरेतर। इतर का मतलब होता है अन्य, वो तो यहाँ संधि कौन सी हुई? गुण संधि। इतर धन इतर, इतर धन इतर मतलब अन्य और अन्य, मतलब इसमें दोनों पद मुख्य होंगे, दो ही पद होंगे और दोनों पद मुख्य होंगे। जिसमें जैसे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन ऐसे। तो अब यहाँ कृष्ण भी मुख्य है और अर्जुन भी मुख्य है। नर और नारी, अब देखो ये और का लोप हो रहा है, ये तथा एवं वह और का लोप होने पर जो समास बनेगा उसे कहेंगे हम इतरेतर द्वंद्व। जहाँ दो ही पद होंगे और दोनों मुख्य होंगे। नर नारी, बालक बालिका, राजा रानी, जो देश के नाम आते हैं जैसे भारत अमेरिका। अब देखो भारत अमेरिका के संबंधों पर हम बात कर रहे हैं। तो अब अमेरिका न कम है न भारत कम है, दोनों ही संप्रभु देश हैं। तो इस प्रकार जहाँ दोनों में तथा एवं और करके लोप करके समास बनाते हैं उसे सब हम कहेंगे इतरेतर द्वंद्व। इसका जैसे विग्रह करना होगा तो कृष्ण और अर्जुन, नर और नारी, भारत और अमेरिका, इस प्रकार इसका विग्रह करेंगे। अब जिसमें हरि हर, हरि और हरि हर, हर कहते हैं शंकर को, हरि कहते हैं विष्णु को। तो हरि हर। जैसे वेदोपनिषद, वेद और उपनिषद, तो वेदोपनिषद ऐसे शब्द हैं। तो अब देखो वेद धन उपनिषद, तो ये संधि भी हो गई, गुण संधि, और यहाँ विग्रह करेंगे समास तो क्या हो गया? वेद और उपनिषद। अब न यहाँ उपनिषद कम है और न यहाँ वेद कम है, और न एक दूसरे का कोई वैसे ताल्लुकात नहीं है, केवल यहाँ एक समूह बनाने के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो
इस प्रकार जब तथा एवं और आदि का लोप करके जब समास बनता है तो उसे हम कहेंगे इतरेतर द्वंद्व। परीक्षा में आपको इतरेतर को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो इनको सबको एक साथ याद रख लो, वो सब समास होगा वो द्वंद्व होगा। दूसरा समास है इसमें इतरेतर के बाद में समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ होता है समूह, ग्रुप। तो जब इसमें क्या होगा कि एक या दो शब्द आएंगे और उसमें वो दो शब्द एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव रूप में आएंगे, मतलब ग्रुप का प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि फलां घर में दाल रोटी की पुख्ता व्यवस्था है, तो यहाँ दाल रोटी का मतलब है कि वहाँ खाने पीने रहने ओढ़ने की सारी व्यवस्था है। तो पूरा एक तरह से जैसे हम दाल रोटी बोलते हैं तो इसका मतलब है दाल रोटी आदि हो जाएगा। दाल विग्रह करेंगे तो दाल रोटी आदि, आदि में सारा सामान आ जाएगा, मकान, कपड़े लत्ते, इज्जत, सब कुछ शामिल इसमें हो जाएगा। तो अब ये दाल रोटी केवल दाल और रोटी नहीं है, दाल रोटी आदि है। तो जहाँ आदि का समाहार, आदि का लोप करके समास बनता है या इत्यादि का लोप करके समास बनता है, तब हम कहेंगे इसको समाहार। इसमें क्या होता है कि समूह तो दोनों में है, इसमें समाहार में वो दो जो शब्द है उसके अलावा भी शब्दावली रहती है, गुप्त रहती है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई चाय वाय की क्या व्यवस्था है, मतलब चाय बिस्किट नाश्ता आदि की क्या व्यवस्था है, पूरा आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि इसको अलग कर दो तो इसको आटे तेल का भाव मालूम हो जाएगा। अब यहाँ आटे तेल या नॉन तेल भी बोलते हैं इसको, कई नमक तेल। तो यहाँ केवल नमक और तेल नहीं है, और नमक और तेल और चीनी, बिजली का बिल, वो सारी गृहस्थी के जो ज़रूरी सामान हैं उन सारी उसको पता चल जाएगा। घर में जब संयुक्त परिवार होता है और किसी कोई बहू बदमाशी करती है, कोई लड़का बदमाशी करता है, घर में पैसा नहीं देता है, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं कि तू अलग होके बैठ, तब तुझे पता चल जाएगा नॉन तेल का भाव या आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तो आटे दाल भी बोलते हैं, आटा तेल भी बोलते हैं, ऐसे कुछ अलग अलग जगह अलग अलग शब्दावली बोली जाती है। तो यहाँ केवल वो नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ बातें जुड़ी हुई है। जैसे हम कहते हैं भी भगवान अपना और सब ठीक है, हाथ पांव निरोग रखे, हाथ पांव। अब हाथ पांव निरोग रखने का मतलब ये नहीं है केवल हाथ की और पांव की सुरक्षा है, नाक को भी बचाना है, सर को भी बचाना है, पेट को भी बचाना है। तो मतलब हाथ पांव जो मुख्य सामने दिखते हैं उसके लिए, तो वो हाथ पांव आदि का होगा। विग्रह करेंगे मतलब हाथ पांव आदि। तो इस प्रकार जैसे कोई बुआ अपने पीहर आती है तो उसको भाभी ताना देती है कि इसको तो भतीजे के लिए कुर्ता टोपी भी नहीं जुड़ा। अब कुर्ता टोपी का मतलब यहाँ वास्तविक रूप से कुर्ता और टोपी नहीं है, मतलब वो है कि उसके लिए कपड़े भी नहीं लाए या कोई खिलौना भी नहीं लाई, तो भतीजे के लिए कुछ नहीं लाई या भतीजी के लिए कुछ नहीं लाई, तब उस इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब शब्दावली जब समूह का बोध करवाती है, इसमें दो एक शब्द प्रतिनिधि के तौर पे आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं समाहार द्वंद्व। तो आप ऐसे और उदाहरण देख सकते हैं और उन उदाहरणों से आप काम करेंगे तो हम समाहार द्वंद्व को आसानी से समझ जाएंगे। आपको ऐसे कोई समाहार द्वंद्व को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं, ना याद करने की आवश्यकता है, केवल अधिक से अधिक उदाहरण आ जाएं और आपको समझने के लिहाज से हम इस प्रकार के उदाहरणों पर चर्चा कर रहे हैं। अब ये दो हो गए उदाहरण द्वंद्व समास के, एक समाहार द्वंद्व और एक इतरेतर द्वंद्व। अब हमने एक द्वंद्व और है जिसमें हम विलोमार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हम हानि लाभ की चिंता नहीं करते, व्यापार करते समय हानि लाभ की चिंता नहीं करते। अतः इसका विग्रह क्या करेंगे, हानि या लाभ। अब हम उचित अनुचित का उचितानुचित, उचिता
अनुचित। तो यहाँ संधि करेंगे तो उचित और अनुचित हो जाए, उचित धन अनुचित हो जाएगा, और समासिक विग्रह करेंगे तब उचित या अनुचित। तो जब विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग हो और वो उसमें या करके हम विग्रह करते हैं, इसका मतलब यहाँ कौन सा समास होगा? विकल्प का समास होगा। विकल्पक द्वंद्व होगा, जिसमें या का लोप करके या अथवा का लोप करके समास बनाया जाता है। और जैसे हानि लाभ, उचित अनुचित, जीना मरना, जीना या मरना, जीवन मरण, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये धर्माधर्म, देखो यहाँ संधि भी है, धर्म और अधर्म। तो ये इस प्रकार की जो संधि होगी, इस प्रकार का जो समास होगा, उस समास को हम कहेंगे जहाँ पर भी विपरीत अर्थ आए, जैसे उल्टा पुल्टा। अब उल्टा पुल्टा आ जाए तो उल्टा या उल्टा, तो यहाँ समास कौन सा होगा? वही विकल्पक द्वंद्व है। तो तीन प्रकार के द्वंद्व होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और विकल्पक द्वंद्व। तो अब हमें ये ध्यान रखना है विग्रह करते समय कि ये बड़ी परीक्षा में जरूर पूछ सकते हैं अंदर वाला प्रश्न, बाकी आपके सामने कहाँ पर भी इत्यादि, या, अथवा, एवं, व, और तथा इन का लोप करके जब आप समास बना रहे हैं, तब आपको वही समास रखना है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं, फिर आप स्वयं इसकी पहचान कर सकेंगे कि इसमें समास कौन सा है। जैसे हम बात करते हैं रुपया पैसा। अब यहाँ रुपया तथा पैसा नहीं है, रुपया पैसा टका धन दौलत जो भी है वो सारा इसमें शामिल है। तो इसका विग्रह करेंगे तो यह आएगा रुपया पैसा आदि। जैसे हम कहते हैं कि फलां घर में अच्छी ज़मीन जायदाद है, तो ज़मीन जायदाद, तो ज़मीन जायदाद आदि, ज़मीन जायदाद आदि, इसका विग्रह ऐसे करेंगे। जैसे प्रश्न आ जाए, एक शब्द आ जाए कि अड़ोस पड़ोस। अब ये अड़ोस क्या है और पड़ोस क्या है? पड़ोस को तो हम समझते हैं जो हमारा नेबर है। अब अड़ोस क्या है? तो ये हमारी हिंदी की प्रकृति है कि हम कुछ ऐसे निरर्थक शब्दों से भी सामूहिकता का बोध करा के समाहार द्वंद्व बनाते हैं। ये देखिए, ये भी समाहार द्वंद्व है, ये भी समाहार द्वंद्व है। तो इसमें क्या आ जाएगा? पड़ोस आदि। पड़ोस आदि मतलब पड़ोस में इधर वाला पड़ोस भी आ जाएगा और इधर वाला पड़ोस भी आ जाएगा, सामने वाला भी आ जाएगा और पीछे वाला भी आ जाएगा। तो चारों दिशाओं के जो पड़ोसी है वो सारे शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये अड़ोस पड़ोस, जैसे चाय वाय में लगाते हैं वैसे ही अड़ोस पड़ोस, जैसे आमने सामने। अब सामने का अर्थ है, परंतु आमने का कोई अर्थ नहीं है, तो सामने आदि। तो ऐसे निरर्थक शब्दों से भी ये समासिक पद बनाया जाता है। इसको भी हम किस में करेंगे? समाहार, क्योंकि समूह का बोध करवा रहे हैं, इसलिए इसको हम समाहार द्वंद्व में शामिल करेंगे। तो द्वंद्व है वो कैसे भी आ जाए, परंतु वो सब जगह दोनों पदों की प्रधानता दिखाएगा और समूह का बोध दिखाएगा। अगर ये दोनों स्थितियां नहीं होगी तो वहाँ पर हमें द्वंद्व समास नहीं करना है। अब जैसे कोई भी दो देश के जिक्र हो, कोई दो राज्य के जिक्र हो, कोई संख्यावाची हो, मुख्य ये होता है कि ये संख्यावाची है। तो संख्यावाची में जैसे मान लो आ गया 21। अब ये 21 जैसे 21 दिखता है तो हम गलती से हम करते थे द्विगु समास है, तो यहाँ द्विगु समास नहीं है। यहाँ क्या है? 1 और 20 है, 1 और 20 है। तो अब
जब इसको और लगा देते हैं और दोनों संख्यावाची है, दोनों पद मुख्य है, न तो एक कम है न 20 कम है, तो अब जो बढ़ते हुए क्रम में जो भी इसमें आ रहे हैं 68, कितने होते हैं 68? 8 और 60, 8 और 60, 37, 7 और 30। अब आप देखना कि जो भी संख्यावाची शब्द आ रहे हैं 97, 88, 57, 50 और 7, 7 और 50, 27, 7 और 20, 37, 7 और 30, 48, 8 और 40, वो सारे शब्द इसी द्वंद्व समास में आएंगे। किस द्वंद्व समास में आएंगे? इतरेतर द्वंद्व समास में। क्यों? क्योंकि इसमें कोई समूह का बोध नहीं हो रहा है, मतलब समाहार में तो दो के अलावा कुछ नहीं है, केवल दो ही है और दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें एक कन्फ्यूजन है, ये जो उन है ना 29, तो अब 29 में उनका मतलब है एक कम और 30 का मतलब है 30 संख्या। अब यहां कई इसको करते हैं कर्मधारय समास, वो इसलिए करते हैं कि ये जो एक कम उन है ना वो न्यून से बना हुआ है, तो न्यून से उन बना हुआ है, इसलिए ये 30 कितने? एक कम 30, तो इसको वो कर्मधारय समास में रखते हैं। तो अगर आपकी परीक्षा में कर्मधारय और द्विगु आता है, दोनों नहीं सॉरी कर्मधारय द्विगु और क्या होता है द्वंद्व, तीनों आते हैं, तब आपको ये समास द्वंद्व ही करना है। क्योंकि यहाँ जो है वो एक कम और 30 है, तो एक कम भी अपने आप में एक तरह से संख्या का बोध करवा रहा है, तो उनका अर्थ वहाँ केवल न्यून से तद्भव नहीं बना, इसका अर्थ एक तरह से एक कम हो गया है। तो हम इसको किस में लेंगे? इसको द्वंद्व में ही लेंगे। तो अब कई इसको विशेषण भी 30 कितने? एक कम, तब उसको कर्मधारय में ले लेते हैं। तो द्विगु में तो होगा ही होगा नहीं, अगर कर्मधारय भी ये द्वंद्व नहीं हो विकल्प में, तब आप इसको कर्मधारय कर देना। द्विगु तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि द्विगु के लिए जो एक शब्द जो होता है वो विशेष्य होता है, वो संज्ञा होता है, और वो किसी न किसी की विशेषता बताते रहता है। तो अब आपको हिसाब से तो ये द्वंद्व ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे मान लो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक वो हो गए, 29, मतलब एक कम और 30, इसका विग्रह ऐसे कर सकते हैं। एक कम और 30 विग्रह करेंगे तब ये द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ कोई विशेषण जो बन रहा है वो कोई विशेष्य नहीं आगे, तो विशेष्य नहीं है तब यहाँ कर्मधारय समास नहीं हो सकता। भाई कुछ किताबों में लिख रखे हैं और हमें परीक्षा के लिहाज से अपने को नंबर नहीं कटाने हैं, तब आप इसको कर्मधारय भले ही कर देना। बाकी क्योंकि द्विगु इसलिए नहीं हो सकता कि वो उस नियम से तो न्यून से उन बना हुआ है। मूल देख लेना, मूल क्या है? न्यून है, न्यून से उन बना हुआ है, तो न्यून तो संख्यावाची नहीं है, वो तो कम का बोध करवा रहा है। तो परंतु यहाँ जो उन है वो एक कम का बोध दे रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शब्द की रचना जो किसी शब्द से किसी भाषा से होती है, परंतु वो दूसरी भाषा में जाकर अपना स्वतंत्र अर्थ ग्रहण कर लेता है और फिर उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे साहसी शब्द है वो कभी डरपोक के अर्थ में था, परंतु आगे जाकर उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। तो ऐसे शब्दों की जो परिवर्तनशीलता भाषा में होती रहती है। तो हमें कंक्लूजन में यही करना है कि इसको द्वंद्व समास रखना है। तर्क मैंने बता दिया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधा से याद रख लो, इसको द्वंद्व ही करना है। उनका मतलब एक कम, ये लिख दिया मैंने। तो इस प्रकार हम द्वंद्व समास को, ये संख्या वाले जो भी है वो द्वंद्व समास में आएंगे, और क्योंकि वहाँ पर विशेषण विशेष्य नहीं है और न वो केवल संख्या का बोध करवा रहे हैं, वहाँ दोनों ही पद मुख्य होते हैं। जैसे संख्या कैसे बोध कराते हैं? जैसे चौराहा है,
अब चौराहा है तो ये चो है वो 4 का बोध करवा रहा है, और राह है एक तो संज्ञा है, तो 4 राहों का समाहार है। तो वहाँ 29 में कम और 30 का समूह नहीं है, वो वहाँ 1 कम और 30 का बोध है वहाँ, इसलिए वहाँ क्या होगा, द्वंद्व होगा। उसी प्रकार मान लो चौकन ना आ जाए तो क्या करोगे भाई, हालांकि ये द्वंद्व में नहीं आएगा, मतलब चौकन ना मतलब 4 कान, 4 कान हो जाएगा जिसके, अर्थात बहुत सावचेत, तो क्या हो जाएगा इसका, ये बहुब्री हो जाएगा। तो ऐसे आप अगर आप बार बार हम सोचते रहेंगे, शब्दों का विग्रह करते रहेंगे, तो हम समास को आसानी से समझ पाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होगी। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि आपको शब्दों की प्रधानता देखनी है और उसका विग्रह कैसे होता है उस रूप में देखना है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद मुख्य होते हैं और दोनों ही समूह का बोध प्रकार करवाते हैं। इस प्रकार हमने आज इस द्वंद्व समास को भली भांति समझने की कोशिश की है। आप घर बैठकर किताब के माध्यम से और अधिक उदाहरण दे करके इस समास को समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से यह समास आपको समझ में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लगातार आप वीडियो देखते रहें और हिंदी की नई नई शब्दावली से आप अवगत होते रहें। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।